जगदीश जग्गी वासुदेव, जिन्हें लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं, आजकल लगातार एक रिपोर्ट के चलते देश से लेकर विदेशों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बीते 4 मार्च को एक अमेरिकी पत्रकार बिस्को फील्ड, जो कि एक कल्ट हंटर के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट गुरु में एक लेख लिखकर सदगुरु को हंट करने की कोशिश की। इनसाइट सदगुरु कल्ट एम्पायर टाइटल से लिखे गए लेख में बिस्को फील्ड बहुत ही गंभीर आरोप लगाती हैं। हालांकि उन आरोपों में से कुछ आरोप कभी न कभी लगते आए हैं, लेकिन इस बार उनका दावा है कि वो लगभग 1 दर्जन भर से ज्यादा ईसा फाउंडेशन के एम्प्लॉइज से मिली और उनके बयानों के आधार पर उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट में वो सदगुरु जग्गी वासुदेव पर वित्तीय अनियमितता से लेकर हत्या और यौन शोषण के आरोपों को लगाती हैं। हालांकि ईसा फाउंडेशन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया। एक धड़े का मानना है कि आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरा धड़ा इसे हिंदू और सनातन पर हमला करने की एक सुनियोजित साजिश बता रहा है। रिपोर्ट पब्लिश होने के टाइम पर भी सवाल है। ठीक महाशिवरात्रि के समय पर इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करने का क्या उद्देश्य है? क्या सदगुरु की छवि को व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाना है, या सदगुरु की वर्ल्ड वाइड लोकप्रियता को हानि पहुंचाना है, या फिर महज एक संयोग है? लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि क्या इन सभी आरोपों को महज इस तरह का हमला बताकर खारिज कर देना ठीक होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर तथ्यों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। अब सदगुरु के ऊपर लगे आरोपों पर बात करने के पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि जिस वेबसाइट ने और लेखिका ने जिन आरोपों को लगाया है, उस वेबसाइट और उस लेखिका की क्रेडिबिलिटी क्या है। बेसिकली बिस्को फील्ड एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो बड़े रिलीजियस फिगर्स और धार्मिक संगठनों को टारगेट करती हैं। वो अपनी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। एक निजी एजेंसी सीरियस इन्वेस्टिगेशन के दावे के अनुसार बिस्को फील्ड अपने दावे को पुख्ता करने के लिए फर्जी नामों और स्वयं की वेबसाइटों का उपयोग करती हैं, जिससे वे अधिक विश्वसनीय दिख सकें। इसके अनुसार वो बिना किसी ठोस प्रमाण के अलग अलग घटनाओं को जोड़कर आध्यात्मिक गुरुओं के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव्स को गढ़ती हैं। लेकिन वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार एंके रिक्टर बिस्को फील्ड को डिजिटल युग की एंटी कल्ट हीरो कहती हैं। उनका कहना है कि वो दुनिया की सबसे प्रमुख पत्रकारों में से है जो कल्ट्स पर रिपोर्ट करती हैं। उनके लेखों के आधार पर वाइस, बेयरक्रॉफ्ट और जजबेल जैसी चर्चित डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा उनकी रिपोर्टिंग द गार्डियन, द डेली मेल, प्लेबॉय, CNN, CBC, न्यूजीलैंड हेराल्ड, डाइजिट और अन्य प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में प्रकाशित हुई। पिछले 1.5 साल में उनके लेखों को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। इसलिए अगर आप बिस्को फील्ड की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो निश्चित रूप से उनकी रिपोर्टिंग में बहुत कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर भी संदेह किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप क्या हैं और कितने ऑथेंटिक है। लेख के पहले भाग में बिस्को फील्ड का कहना है कि जग्गी वासुदेव नित्यानंद की हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक अनुयायी डेनियल, जो कि बदला हुआ नाम है, उसे कहते हैं कि नित्यानंद एक नकली गुरु है और इसके पहले वो मुझे मरवाए, उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उनका अनुयायी ये करने से मना करता है, तो कहते हैं कि तुम ऐसा करने में मेरी मदद तो कर ही सकते हो। जग्गी वासुदेव डेनियल को पूरी प्लानिंग बताते हैं कि संगम पांडे नाम का आदमी 2 महिलाओं को गन दिलाएगा, लेकिन फिर संगम पांडे कभी गन नहीं दिलाता और यहाँ तक महिलाएं होटल में इंतजार करती रह जाती हैं। इस बात पर सदगुरु अपने फ्रस्ट्रेशन को डेनियल से शेयर करते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती, जब डेनियल पहले ही मना कर देता है तो फिर जग्गी वासुदेव अपना पूरा प्लान डेनियल से क्यों शेयर कर रहे हैं? इसी तरह जग्गी वासुदेव किसी और व्यक्ति को खाने पर बुलाते हैं, जिसका बदला हुआ नाम रिपोर्ट में शीन बताया गया है। उसे जग्गी नित्यानंद की हत्या करने की बात करते हैं। शीन सदगुरु से पूछता है कि आपके पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। आपने एक सेमिनार में कहा था कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को मात्र उंगलियों के इशारे से मार सकते हैं, तो फिर आप मुझे इस काम के लिए क्यों बोल रहे हैं? इस पर जग्गी वासुदेव कहते हैं कि वो इस कर्म को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हालांकि शीन भी इस काम को करने के लिए मना कर देते हैं। तब सदगुरु उसे आर्म्स अरेंज करने के लिए कहते हैं, जो कि वो कभी नहीं करता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखिका लिखती हैं कि कुछ दिनों बाद संगम पांडे की मृत्यु न्यूमोनिया से हो जाती है, लेकिन उनका मानना है कि मृत्यु न्यूमोनिया से नहीं हुई, बल्कि एक साजिशन हत्या है। इसके अलावा वो 3 और अन्य हत्याओं का जिक्र करती हैं। वर्ष 2000 के आसपास सोमू नामक एक भिक्षु को सदगुरु के 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हिमालय भेजा जाता है, जहां से वे कभी लौटकर नहीं आता, जबकि अन्य 2 सदस्य लौटकर आ जाते हैं। और फिर जब सोनू की प्रेमिका श्रीदेवी सदगुरु के पास इस बात की कंप्लेन करती है, तो वो भी मृत पाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई।
अब स्कोफील्ड के मुताबिक उन्हें करिश्मा नाम की एक अन्य सदस्य ने बताया था कि उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगाया गया था। करिश्मा ने कहा सोमू और श्रीदेवी आश्रम छोड़ने की योजना बना रहे थे ताकि अपना आध्यात्मिक समूह शुरू कर सके। सदगुरु को प्रतिस्पर्धा पसंद नहीं थी, शायद इसलिए ये सब कर दिया गया। इसी तरह करिश्मा ने यह भी बताया कि 2012 में आश्रम के मुख्य अकाउंटेंट दिलीप राजरत्नम परेशान होकर आश्रम छोड़ देते हैं। अब दिलीप को सभी वित्तीय अनियमितताओं का पता होता है, इसलिए वो परेशान होकर और निराश होकर चले जाते हैं। दिलीप सदगुरु के साम्राज्य के वित्तीय अंदरूनी कामकाज को किसी से भी ज्यादा जानते हैं। दिलीप को पैसे के बारे में भी पता था। कई सालों तक काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उन्हें ये बात पता थी कि जग्गी और उनकी बेटी के बैंक में कैसे पैसे जा रहे हैं। इसके बाद सदगुरु ने अपने एक करीबी सहयोगी वेंकी को झूठे तरीके से आश्रम को छोड़ने और दिलीप से दोस्ती करने का निर्देश दिया। वे सदगुरु के साथ अपनी कथित कुंठाओं के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर एक दोपहर वेंकी ने दिलीप को कार में बैठाया और उसे ड्राइव पे ले गया, और जहां पर दिलीप की सीट बेल्ट काम नहीं कर रही थी, सड़क के एक सुदूर हिस्से में कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और दिलीप की मौत हो जाती है। ये सब वो कहानियां हैं जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती हैं। जैसे जब डेनियल ने मना कर दिया कि वो सदगुरु के लिए ऐसे काम नहीं कर सकता, तो सदगुरु से क्यों पूरी प्लानिंग बता रहे थे? क्या सदगुरु को इतना नहीं पता था कि अगर वो आर्म्स अमेरिका से इंडिया भेजेंगे तो आर्म्स कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा? क्या जग्गी वासुदेव इतने ज्यादा प्रभावशाली अमेरिका में भी हैं कि वो किसी की हत्या करवा देते हैं और एजेंसीज और हॉस्पिटल उसे न्यूमोनिया बता देती है? अगर सोमू की हत्या का शक श्रीदेवी को था तो फिर पुलिस के पास ना जाकर वो जग्गी वासुदेव के पास क्यों गई? ये सब बातें इतनी फिल्मी हैं कि इन बातों पर भरोसा करना कठिन सा लगता है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मृत लोगों के परिवार के सदस्य किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पास क्यों नहीं गए? अगले हिस्से में यह रिपोर्ट जग्गी वासुदेव की पत्नी विज्जी की मृत्यु को हत्या का रूप देने की कोशिश करती है। देखिए, 23 जनवरी 1997 को जग्गी वासुदेव की पत्नी विज्जी की मृत्यु हो जाती है, जिसे सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने महासमाधि ले ली थी। वही यह रिपोर्ट कहती है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों के दावे हैं कि उनके शरीर में चोट के निशान थे। कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहती हैं कि पति और पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। विज्जी के माता पिता ने भी पुलिस को दी गई कंप्लेंट में आरोप लगाया था। इसके साथ ही स्कोफील्ड विज्जी के माता पिता के पुलिस को दिए गए बयान का जिक्र करते हैं। हालांकि कई ऐसे प्रश्न हैं जो सदगुरु के दावे पर भारी पड़ते हैं, जैसे उनकी एक छोटी बेटी थी और इस स्थिति में विज्जी महासमाधि कैसे ले सकती है? महासमाधि योगियों की एक परम अवस्था है और जानने वाले कहते हैं कि विज्जी की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी, तो इतनी बड़ी अवस्था को कैसे प्राप्त कर लेंगे? अगला प्रश्न उठता है कि विज्जी की मृत्यु के बाद तो उनके माता पिता लगभग सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, उसके पहले ही यानी सूर्योदय के पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। विज्जी के माता पिता ने जग्गी वासुदेव के खिलाफ एफआईआर भी कराई, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हो पाया और न ही आज किसी न्यायालय में उनके खिलाफ इस आरोप में कोई मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा उनके सबसे अधिक चौंकाने वाले आरोप हैं यौन शोषण के आरोप, जिनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। नमस्कार।